भारत का व्यक्ति हिंदू विश्व में कहाँ जा कर के शरण लेगा। या तो राहुल गांधी जी का हिंदी का ज्ञान कम है कि उनको पीटने में और पिटने में दोनों में कोई अंतर नजर नहीं आता। बाय डिफॉल्ट कांग्रेस हिमाचल में आई, लेकिन आप देखेंगे तो हमारा वहाँ वोट परसेंटेज बढ़ा है। या तो काम करना पड़ेगा या जाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी, जिनसे हम उत्तराखंड के मुद्दे, साथ ही साथ उन्होंने अभी राज्यसभा में जो मुद्दे उठाए और साथ ही सीमा सुरक्षा को लेकर इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक में। सर, सबसे पहले मैं यही बात करना चाहूंगी, राज्यसभा में आपने जो एक मुद्दा उठाया जबरन धर्मांतरण के को लेकर, एक कानून बनाने को लेकर कि पूरे देश में एक कानून होना चाहिए। आपने एक बात भी ये कही कि अगर ये कानून नहीं जल्द से जल्द बना तो कहीं ना कहीं जो हिंदू हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। इस पे और क्या कुछ आपका कहना है? मेरा क्या, सभी देश के जो चिंतनशील लोग हैं सबका ये कहना है कि जिस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, अनेक ज़िले आज बदल गए हैं उसमें, और डेमोग्राफी केवल चेंज नहीं होती है, उसके कारण बहुत सारी सामाजिक समस्याएं वहाँ पर बढ़ती हैं। और जबरन धर्मांतरण जो हो रहा है, लालच देकर, भय दिखाकर, इतनी घटनाएं आ रही हैं। लव जिहाद भी उसमें से एक है, जिसके कारण से अनेक मर्डर भी हो रहे हैं। तो जबरन धर्मांतरण कराने का जो प्रयास है, कोई अपने किसी धर्म को ठीक प्रकार से समझ करके सब कुछ करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। आदमी अपना किस प्रकार जीना चाहता है उसका है, लेकिन भय से, लालच से और मदद के नाम पर जो धर्मांतरण हो रहा है, और उसके साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो रही है। खास तौर से मैं उत्तराखंड में देखता हूँ, पहाड़ में, क्योंकि अधिकांश गाँव में लोग सेना में हैं, महिलाएं अधिक हैं, तो उनके बीच में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के माध्यम से लोग जा कर के और उनको भय दिखाकर, लालच दिखाकर, अन्य प्रेम जाल आदि में फंसा करके उनका जो धर्मांतरण करते हैं, ये देश के लिए बहुत घातक है। अनेक देशों में इस प्रकार का हुआ है, जहाँ डेमोग्राफी चेंज हुई है वहाँ समस्याएं खड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि अनेक देश के लोग दूसरे देशों में जाकर शरण लेते हैं क्योंकि उनके उस तरह के कंट्रीज हैं। पर भारत का व्यक्ति हिंदू विश्व में कहाँ जा कर के शरण लेगा जब ऐसी समस्याएं होंगी। तो ये धर्मांतरण पर रोक लगनी चाहिए, जबरन इस पर कानून बनना चाहिए। ये मैंने मुद्दा संसद में भी उठाया है। तो मतलब क्योंकि अगर इस मुद्दे को हम फ्यूचर से कनेक्ट करके देखें तो भविष्य जो आप देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर हिंदुओं की संख्या कम हो गई तो हिंदू आखिरकार कौन से देश में जाकर शरण लेंगे, क्योंकि बाकी जो और धर्म होते हैं वो लोग शरण ले लेते हैं यहाँ पर बाकी कंट्रीज से आकर इंडिया में, लेकिन यहाँ से लोग कहाँ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भी ये काफ़ी अहम मुद्दा है। नहीं, उसका मुद्दा है, लेकिन भारत के लोगों का, भारत माता हमारी माता है, छोड़कर कहीं जाने का सवाल ही नहीं है। उन सारी समस्याओं को यहाँ पर निपटेंगे, उनका समाधान करेंगे। आज मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार है जो कड़े निर्णय लेने वाली सरकार है, जो देश की अस्मिता पर कहीं कोई संकट आता दिखाई देगा तो उसका समाधान करेगी। और मैं समझता हूँ ये प्रश्न भी, जबरन धर्मांतरण का प्रश्न भी, ये देश की अस्मिता के साथ भी जुड़ा है। इसलिए इसका समाधान संसद में आज नहीं तो कल कानून बनाना पड़ेगा, कानून बनेगा। दूसरा एक बात करना चाहूंगी, राहुल गांधी ने अभी सेना को लेकर बयान दिया, काफी अपमानजनक बयान था। तो राहुल गांधी के इस तरह के बयान को लेकर आपकी क्या राय है, क्या उनको लेकर आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है। या तो राहुल गांधी जी का हिंदी का ज्ञान कम है कि उनको पीटने में और पिटने में दोनों में कोई अंतर नजर नहीं आता। जब हमारी सेनाएं उनको पीट रही हैं, सारे वीडियो दिखाई दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं हमारे सैनिक पिट रहे हैं, तो या तो वो कहना चाहते होंगे पीट रहे हैं, लेकिन उनको प्रोनाउंसिएशन में कहीं हिंदी, क्योंकि वो अंग्रेजी के उसमें वातावरण में पले बड़े हैं, उनको नहीं होगा। लेकिन अगर उन्होंने वास्तव में समझ करके कहा है कि हमारे सैनिकों को चीनी सैनिक पिट रहे हैं, तो ये सेना का भी अपमान है, देश का भी अपमान है। और ये उनकी उस मानसिकता को बताता है कि वो हमेशा जो भी बयान देते हैं वो चाइना के पक्ष में दिखाई देता है। हालांकि वहाँ के अधिकारियों से काफ़ी मिलते जुलते भी पहले रहे हैं, जो तस्वीरें उनके सामने आती रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करना चाहूँगी, लोकसभा चुनाव भी हैं पूरे देश में, तो यहाँ पर आप पर कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ इस बार आपको मिली हैं, तो थोड़ा सा अगर उसके बारे में आप बताना चाहें। नहीं, जिम्मेदारी तो हमारे मंत्रियों के पास है। वैसे पार्टी ने जो 160 लोकसभा सीटें छाटी है
उसमें उनको फोकस करने की दृष्टि से एक जो केंद्रीय टोली है उस टोली का मैं भी एक सदस्य हूँ। तो उत्तराखंड की खासकर अगर हम बात करें तो किस तरह से आप आगामी लोकसभा चुनावों को देख रहे हैं? जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है वो 2024 तक क्या वैसे ही रहने वाली है? मतलब लोगों के नजरिए से क्या आपको लग रहा है कि माहौल जो आपने 2000 पहले मतलब 19 का देखा वो अभी भी रहेगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारत ही नहीं विश्व के अंदर लोकप्रियता जब से वो बने हैं 9 साल में कभी भी 70% से कम नहीं आई, हमेशा बढ़ी है। और आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में वो हैं, आज भी उनकी 77% रेटिंग है। तो इस प्रकार से पूरे देश के अंदर सब जानते हैं उनके हाथों में सुरक्षित है। जिस प्रकार से 9 वर्ष में सारे विकास के काम हुए और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस स्लोगन को सार्थक किया मोदी जी ने और उनके साथ सारे उनके मंत्रिमंडल ने उनके मार्गदर्शन में। किसी भी क्षेत्र में देखो, आज बुनियादी ढांचा देश का नंबर 1 ढांचा बना है। फ्लाईओवर, सड़कें, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी में वंदे मातरम ट्रेन जिस प्रकार से, हाई स्पीड ट्रेन्स, मेट्रोज सब जगह जो बनी है, और एयर कनेक्टिविटी में, उड़ान योजना में चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में उड़े, ऐसे सस्ती सब चीज़ें दी गई है। और मेरा प्रदेश तो उत्तराखंड पर्यटन राज्य है, पर्यटक वहाँ पर आते हैं, उनके लिए इतनी सुविधा हुई है कि आज सब जगह चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, ऑल वेदर रोड पूरे जिस प्रकार से बनी है। और जो सीमांत के गांव हैं, वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत वो ज़बरदस्त योजना है। और भारतमाला जो योजना है उसके अंदर 13,000 किलोमीटर की सड़कें चाइना बॉर्डर पर बनी हैं। और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन आज़ादी के बाद से सपना था रेल लाइन, बल्कि मैंने तो और रेल लाइन की मांग भी संसद में उठाई है। और इस प्रकार से बागेश्वर टनकपुर का सर्वे हो रहा है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग बन रही है, आगे चल के चारों धाम इससे जुड़ेंगे। और केदारनाथ बद्रीनाथ का मास्टर प्लान, केदारनाथ का पुनर्निर्माण वहाँ का सारा 2013 के बाद, और अभी अभी 2 रोपवे का शिलान्यास। तो इससे हमारे उत्तराखंड का पर्यटन ही 10 गुना बढ़ जाएगा। अभी भी 40 लाख लोगों ने 4 धाम की यात्रा की है। तो मोदी जी ने जितना उत्तराखंड के लिए किया है, उत्तराखंड का बच्चा बच्चा अपने हृदय में मोदी जी को रखता है। आपने अभी बीच में चाइना की भी बात की, तो करीब 3,500 किलोमीटर की जो सीमा है पूरे देश में, कहीं ना कहीं चीन जो है उस सरहद पे कहीं ना कहीं अपनी नज़र बना के रखता है। उत्तराखंड की हम बात करें तो करीब 350 किलोमीटर उस एरिया में आता है। तो यहाँ पर एक बड़ा हाथी क्षेत्र है जिस कहा जा रहा है कि करीब 60 से ज़्यादा बार जो है घुसपैठ करने की कोशिश यहाँ पर चीन कर चुका है। तो अगर उत्तराखंड की और वहाँ पर चीन की सीमाओं की हम बात करें तो कितना सेफ है और क्या प्लानिंग्स हैं कि मतलब आगे कुछ इस तरह की घटना ना हो? देखिए, पूरी तरह से सेफ है, इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री छुट्टी पर विदेश नहीं जाते। 9 साल में एक दिन भी छुट्टी प्रधानमंत्री जी ने नहीं ली है, लेकिन वो अपनी होली दिवाली मनाने बॉर्डर पर जाते हैं, सैनिकों के बीच में जाते हैं, सैनिकों का मनोबल बढ़ता है। और अभी भी त्वांग की जो घटना हुई, अगले दिन वहाँ पर हमारे रक्षा मंत्री जी गए, वो हमारे कानून मंत्री जी गए, प्रधानमंत्री जी भी अभी गए वहाँ पर। उन्होंने करीब 7,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और वो किया। तो इस प्रकार से सारे, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे हमारा क्षेत्र हो, सब जगह विकास के काम को जितनी गति दी जा रही है वो सीमा सुरक्षा की दृष्टि से भी और क्षेत्र के विकास की दृष्टि से भी दोनों के लिए उपयोगी है। और मोदी जी के नेतृत्व में लोग कहते भी हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन, यानी कि काफ़ी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं उत्तराखंड के लोग। दूसरा यहाँ पर अगर हम अभी हिमाचल के विधानसभा चुनावों की बात करें तो कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन यहाँ पर हम बात करें उत्तराखंड के अभी हाल ही के विधानसभा चुनावों की, तो एक जो मिथक था, जो इतिहास था, वो बदल दिया है। तो ऐसे में अगर हम हिमाचल की, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति और जो उत्तराखंड की लगभग सेम सी है, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा बूस्टअप इससे मिला है? क्या उम्मीद जगी होगी कि नहीं उत्तराखंड में भी तो अब जो है हम हो सकता है कि जीत हासिल करें इस बार? तो आपको क्या लगता है हिमाचल के चुनावों के बाद या हिमाचल चुनाव में कांग्रेस की जीत का क्या कारण रहा या बीजेपी की हार का क्या कारण रहा, और उत्तराखंड के आगामी चुनावों पर क्या कोई असर इसका दिखते हैं? नहीं, उत्तराखंड में तो हमने रिवाज बदला है और
अच्छे बहुमत के साथ हम आए हैं, दोबारा से आए हैं, तो ये रिवाज बदला है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कांग्रेस हिमाचल में आई, लेकिन आप देखेंगे तो हमारा वहाँ वोट परसेंटेज बढ़ा है। कांग्रेस से 0.9% वोट कम मिला है, केवल 30-40 हज़ार वोट का अंतर है। इतने कम वोट से ठीक है सरकार बनाने से हम रह गए। जोशी जी कह रहे थे कि मतलब कुछ अगर नेता बागी नहीं होते और समय रहे तो उन्हें मना लिया जाता तो शायद ये जीत अब हार के बाद हम समीक्षा करते हैं, उस समीक्षा में जो जो कारण आएंगे उसका निवारण करेंगे। लेकिन 2024 में हम हिमाचल की भी 4 सीटें जीतेंगे, उत्तराखंड की भी 5 सीटें जीतेंगे। उत्तराखंड को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि आप उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद हैं, तो अभी फिलहाल की जो उत्तराखंड की विकास को लेकर एक परिस्थिति की हम बात करें, हर क्षेत्र का एक कॉमन बात करें, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे रोजगार को लेकर हो, या सड़कों को लेकर हो, स्वास्थ्य हॉस्पिटल को लेकर हो, कहाँ इससे आप देखते हैं या कितना इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? देखिए, सुधार की गुंजाइश तो हमेशा है, सुधार की गुंजाइश कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में 50% प्रिंसिपल नहीं थे कॉलेजेस में, प्रोफेसर्स नहीं थे, हमने वो उसको पूरा किया है, नए अपॉइंटमेंट्स किए हैं। और डॉक्टरों के क्षेत्र में जब हम पहली बार 17 में सरकार में आए तो केवल 1000 डॉक्टर हमारे पास थे। कोरोना में हमने उनको पूरा किया है, आज हमारे पास लगभग 2500 से ऊपर डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ बढ़ा है, ऑक्सीजन प्लांट्स हुए हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और CGHS मेडिकल कॉलेज आज कॉलेजेस में बन रहे हैं। हमारा एम्स बहुत शिक्षा के उसके स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, एम्स ऋषिकेश, और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है, पिथौरागढ़, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की सरकार की योजना है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, ऑर्गेनिक के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हमको पुरस्कार मिले हैं। तो हम हर PMGSY में, सड़क से जोड़ने में, कनेक्टिविटी में, हर क्षेत्र में उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ज़बरदस्त। सड़कों की बात आपने की, तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि 15 दिन के अंदर इनको मरम्मत इनकी करें, लेकिन हम देख रहे हैं कि अधिकारी जो है सुन नहीं रहे हैं। अभी भी जिस हाईवे से हल्द्वानी में धामी जी गए थे, हम देख रहे थे कि अभी भी वहाँ के हालात ठीक नहीं है, सड़क वैसी की वैसी पड़ी है। तो क्यों आखिरकार अधिकारी जो है इतने मतलब केयरलेस हो रहे हैं, क्यों सुन नहीं रहे हैं? कहाँ पे आपको दिक्कत लगती है, क्या कम्युनिकेशन गैप, या क्या आपको लगता है कि अधिकारी इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं? नहीं, मुख्यमंत्री जी समय समय पर समीक्षा कर रहे हैं और जो काम न करने वाले अधिकारी हैं उनको बदला जा रहा है। अधिकारियों में ये संदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि या तो काम करना पड़ेगा या जाना पड़ेगा, और मुख्यमंत्री जी स्वयं समीक्षा कर रहे हैं। अधिकारी को सुनना ही पड़ेगा और जनहित के कामों को लटका नहीं सकते। लटकाना, अटकाना, भटकाना, ये संस्कृति अब समाप्त हो गई है। उनको फाइल का निवारण करना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने सख्त संदेश दिए हैं कि कोई भी फाइल बिना किसी प्रॉपर नोटिंग के वापस नहीं जाएगी, लटकाई नहीं जाएगी, उस पर कारण लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सबकी जिम्मेदारी निश्चित की है और मुख्यमंत्री जी स्वयं उसकी समीक्षा करते हैं। और दूसरा एक मुद्दा यहाँ पर UKSSC को लेकर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर मतलब कोई एक परीक्षा नहीं है, तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ सामने आई हैं, और इसको लेकर अभी जो STF ने इतने सारे लोगों को अरेस्ट भी किया है। तो ऐसे में जो पेपर लीक के प्रकरण यहाँ पर हुए हैं, उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य जो है इसमें जुड़ा हुआ है, तो कैसे इसे आप देखते हैं आने वाले समय में कि इस तरह की दिक्कतें ना हो? तो कैसे मतलब एक सिस्टम बने कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षाएं हो, लोगों के जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, देन उनकी जो भर्तियां होती हैं, वो एक प्रोसेस जो होता है एग्जाम से लेकर रिजल्ट के बाद भर्ती तक का, वो एक क्लीन तरीके से हो, तो कितना वक्त लग सकता है ये सब अच्छे से होने में? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने हर चीज़ का संज्ञान लिया है। UKSSC में जब गड़बड़ी सामने आई तो उसकी SIT गठित की और उसमें मैं समझता हूँ 40 से ऊपर लोग जेल गए हैं, IAS तक के अधिकारी उसमें जेल गए हैं। तो किसी को बख्शा नहीं गया उसमें, और बख्शा भी नहीं जाएगा। और जहाँ जहाँ उसमें स्टेप वाइज जहाँ जहाँ कमी नज़र आई है उसको दूर करने का भी काम हुआ है। छात्रों को जैसे उसके कारण से उनको दोबारा शुल्क नहीं देना परीक्षा के लिए, और उनको समय उनकी जो एज अगर किसी की निकल रही तो वो भी रिलैक्सेशन उनको मिला है। तो सब प्रकार के छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए जो कर्मचारी जो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं नौजवान, उनके हित को ध्यान में रखते हुए सरकार काम कर रही है और हर पारदर्शिता से कर रही है। किसी के साथ भी कोई अन्याय ना हो और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां हों,
नियुक्तियों में अब तक चलने वाले विभिन्न समय के भ्रष्टाचार उनको पकड़ करके उनकी जहाँ जहाँ खामियां हैं उनको दूर करने का काम सरकार कर रही है। अभी एसटीएफ ने बहुत अच्छा काम किया, हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है अरेस्टिंग इस UP मामले को लेकर हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ज़मानत पे रिहा होते जा रहे हैं। तो ऐसे में हाकम सिंह जैसे लोग या इस तरह के जो नकल माफिया जैसे लोग हैं, अगर ये बाहर निकल गए तो आपको नहीं लगता कि दोबारा से वो ऐसा ही काम करेंगे और वही माहौल फिर से हो सकता है? तो कैसे मतलब स्ट्रांगली तरीके से चीज़ों को रोका जा सकता है, वही सवाल, मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे अभी भी टेंशन में रहते हैं कि ये लोग बाहर निकलेंगे तो फिर वही सब करेंगे। नहीं, सरकार का काम है, सरकार ने जो गड़बड़ियाँ पकड़ी हैं वो दोबारा ना हो उसको ठीक करने का काम सरकार कर रही है, और जिन्होंने किए उनको जेल भेजने का कर रही है। अब वो बाहर आए या ना आए ये काम तो न्यायालय का है, सरकार उसमें नहीं, सरकार उसकी पैरवी कर सकती है, कर रही है, पैरवी करेगी, उनको अंतिम उनको सज़ा दिलाने तक का काम करेगी। लेकिन जमानत पर रिहा होना ना होना ये न्यायालय इस पर निर्णय करता है कि जमानत अगर उनके कारण से जांच प्रभावित होती है तो जमानत नहीं देता है, और उनके जमानत पर आने से जांच प्रभावित नहीं होती तो न्यायालय जमानत देता है। जमानत देने का मतलब ये नहीं होता कि वो जांच प्रभावित कर सकते हैं। जमानत मिल गई तो न्यायालय की दृष्टि में नहीं है, हमारी दृष्टि में है कि प्रभावित करेंगे तो हम उसकी तैयारी करते हैं कि वो प्रभावित न कर सकें। दूसरा, अभी पौड़ी की बेटी अगर हम अंकिता की बात करें, बहुत ही दुख हुआ सभी को जब ये घटना हुई। अब तक के क्योंकि 90 डेज ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो ऐसे में इस घटना की जांच को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि प्रकरण की जो शुरू से लेकर अब तक की जांच चल रही है फ्लो में ठीक जा रही है, और क्या अंकिता को न्याय मिल पाएगा? आपका क्या कहना? निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि अंकिता बेटी को न्याय मिलेगा। ये बहुत दुखद घटना हुई है और SIT इसकी जांच कर रही है, प्रॉपर जांच चल रही है। जो अपराधी प्रथम दृष्टया 3 लोग थे उनको जेल भेजा गया है और अभी तक उनकी किसी की जमानत नहीं हुई है, प्रॉपर उस पर काम हो रहा है। कुछ लोग न्यायालय भी गए थे जिन्होंने CBI जांच की मांग की, न्यायालय ने भी उसको मोहर लगाई है कि SIT ठीक प्रकार से जांच कर रही है, CBI जांच की आवश्यकता नहीं है। अभी हाल ही में आपने एक और मुद्दा उठाया, देहरादून से सहारनपुर जो ट्रेन को लेकर, संचालन को बंद करने को लेकर, तो क्या दिक्कत वहां पर हो रही है जो आपको लग रहा है कि संचालन बंद होना चाहिए? देखिए, आज सारी कनेक्टिविटी मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार हो रही है कि व्यक्तिगत आवागमन में समय कम लगे। मैं बाई रोड पहले दिल्ली आता था 7 घंटे लगते थे, आज मैं 4 घंटे में देहरादून पहुंचता हूं, और अभी जो नया रोड बन रहा है उससे केवल 2.5-3 घंटे में दिल्ली आना होगा। तो इस तरह सब जगह उड़ान के अंतर्गत जो रीजनल कनेक्टिविटी दी गई है बाय एयर, उसमें भी समय की बचत है। लेकिन ट्रेन विशेष रूप से जो उत्तराखंड के लिए जाती है, उस ट्रेन में वो सहारनपुर होकर जाती है, उसके कारण आज भी ट्रेन में 6 घंटे लगते हैं और व्यक्तियों का समय ज़्यादा लगता है। जो माल भाड़ा और पैसेंजर किराया दोनों ज़्यादा लगते हैं उसके कारण से, तो ये वस्तुएं भी महंगी होती है। तो मेरी मांग है उसमें कि देहरादून से सीधी रेल लाइन सहारनपुर सीधा कनेक्ट किया जाए, एक। दूसरे, दिल्ली से आने वाली ट्रेन को सीधे देहरादून आए, मतलब सहारनपुर न जाना पड़े, जिससे समय की बचत हो। ये दोनों मांग मेरी है कि वो हरिद्वार होके ना आए जाएँ, सीधे देहरादून आए। और तीसरी मेरी इसमें मांग थी कि सहारनपुर से या देहरादून से विकासनगर, चकरौता, यमुनोत्री, गंगोत्री, इधर के लिए भी ऋषिकेश कर्णप्रयाग की तर्ज पर रेल लाइन बने, क्योंकि वहाँ की लाइफ लाइन है। वहाँ का जो फसलें होती हैं, टमाटर है, मटर है, सेब है, ये सब फसलें कनेक्टिविटी न होने के कारण खराब होती हैं। जब रेल की कनेक्टिविटी हो जाएगी तो पर्यटन भी बढ़ेगा और किसानों को भी इसका लाभ होगा कि वो अपना सामान मंडी में समय से पहुंचा पाएंगे। इसलिए मैंने ये भी मांग की है। और दूसरे, मैंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को भी अभी वो ऋषिकेश से है, देहरादून से कनेक्ट करने के लिए निवेदन किया है। और ये काफ़ी जो है इजी एक रूट हो जाएगा लोगों के लिए, और टाइम और पैसे दोनों की बचत कह सकते हैं यहाँ पर होगी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उत्तराखंड तक से आज बातचीत करने के लिए, अपना समय यहाँ पर देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी, जिन्होंने उत्तराखंड के मुद्दे, साथ ही साथ सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।